हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल में मैं जानकी पटेल आज आपको स्टैंडर्ड 11 का जो चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, उसमें आगे देखेंगे। तो उसमें हम टॉपिक नंबर 6.7 स्थितिज ऊर्जा के बारे में आज अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे जो स्थितिज शब्द किसी कार्य को करने की संभावना या क्षमता को व्यक्त करता है। स्थितिज ऊर्जा की धारणा संग्रहित ऊर्जा से संबंधित है। किसी स्थिति हुए तीर कमान के तार डोरी सी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से होती है। जब इसे ढीला छोड़ा जाता है तो तीर जो होता है तीव्र चाल से दूर चला जाता है। किसी भी पिंड की स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति या अभिविन्यास के कारण होती है। पिंड को मुक्त रूप से छोड़ने पर इसमें संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में निकलती है। तो पृथ्वी के सतह के समीप m द्रव्यमान की एक गेंद आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल mg है। g को पृथ्वी की सतह के समीप अचल माना जा सकता है। यहाँ समीपता से तात्पर्य यह है कि गेंद की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h पृथ्वी की त्रिज्या r की तुलना में अति सूक्ष्म है, इसलिए h इज लेस देन r। h क्या है? तो पृथ्वी की ऊंचाई है। जो गेंद है उसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई है, और r क्या है? वो पृथ्वी की त्रिज्या है। तो जो त्रिज्या है वो ऊंचाई से बहुत बड़ी है। अतः हम पृथ्वी की पृष्ठ पर g के मान में परिवर्तन की उपेक्षा कर सकते हैं। गेंद को बिना कोई गति प्रदान किए h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है, तो किया गया कार्य कितना होगा? mg h जितना। यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो किसी पिंड की h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा उसी पिंड को उसी ऊंचाई तक उड़ाने में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो यह स्थितिज ऊर्जा को हम v से हम लिख सकते हैं। तो v ऑफ h इज इक्वल टू mgh। यदि h को परिवर्तित लिखा जाता है तो यह सरलता से हम देख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल F h के सापेक्ष h के ऋणात्मक अवकलन के समान है। तो F इज इक्वल टू माइनस d/dh, क्योंकि h यहाँ पे परिवर्तित लिखा गया है। v ऑफ h इज इक्वल टू mg। यहाँ पे जो v का जो समीकरण 1 से हमें लिखते हैं, v इज इक्वल टू mgh से v ऑफ h इज इक्वल टू -mg लिखते हैं हम। तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर है। जो यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है mg का, या m यानी जो पिंड का मास, ओके, और g यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की ओर है, इसलिए इसको ऋणात्मक दिखाया गया है। यहाँ पृथ्वी की सतह से संघट्ट से पूर्व इसकी चाल शुद्ध गति की संबंध द्वारा निम्न प्रकार दी जाती है। तो v² इज इक्वल टू 2gh। ये इक्वेशन हमने आगे गति के नियम में देखा था। तो v यानी कि जो गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, इसको हम दोनों तरफ m और 1/2 से गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा? 1/2 m² इज इक्वल टू mgh। तो यह प्रदर्शित करता है कि जब पिंड को मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो पिंड की h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचने तक गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 1/2 mv² इज इक्वल टू क्या होगा? हमने जो गतिज ऊर्जा का इक्वेशन क्या था? 1/2 mv²। ओके, तो यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा थी v इज इक्वल टू, वो किस में परिवर्तित होती है? गतिज ऊर्जा में। ओके, तो स्थितिज ऊर्जा v ऑफ x को परिभाषित किया जाता है यदि f ऑफ x बल को निम्न रूप में लिखा जाए।
तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी वी अपॉन डी टी। तो यह जो स्थान है एक्स आई से एक्स एफ तक पिंड गति करता है। तो एफ ऑफ समाकलन में क्या हो गया, एक्स आई से एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी आई से वी एफ तक, तो डी वी इज इक्वल टू यह होगा वी एफ माइनस वी आई, लेकिन जो माइनस जो ऋणात्मक चिन्ह है यहाँ पे, उसके कारण यहाँ वी आई माइनस वी एफ होगा। तो किसी संरक्षी बल जैसे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पिंड के केवल आरंभिक तथा अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है। यहाँ पे जो वी आई और वी एफ क्या होगा, अंतिम और प्रारंभिक ऊर्जाएं। ओके, वी आई क्या होगा, प्रारंभिक ऊर्जा, और वी एफ अंतिम ऊर्जा। ओके, तो कार्य या गतिज ऊर्जा के निर्दिष्ट स्थितिज ऊर्जा की विमा क्या होगा, m1L2 T-2, और उसकी एसआई मात्रक भी जूल है, क्योंकि सारी ऊर्जाएं की एसआई मात्रक जूल है। ओके, उसके बाद है 6.8 यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। तो किसी पिंड का संरक्षी बल F के कारण विस्थापन डेल्टा x होता है। जब हम पिंड पे बल लगाते हैं तो क्या होगा, उस पे कार्य होगा, और कार्य के कारण जो उसका विस्थापन होता है वो डेल्टा x जितना है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से किसी बल F के लिए क्या होगा, डेल्टा k इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो संरक्षी बल के लिए स्थितिज ऊर्जा फलन V ऑफ एक्स को निम्न रूप से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो माइनस डेल्टा वी ऑफ वी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। तो उपरोक्त समीकरण, दोनों जो समीकरण है उससे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो डेल्टा के है वो क्या है, गतिज ऊर्जा, और डेल्टा वी स्थितिज ऊर्जा। तो के प्लस वी क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या अर्थ है कि किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं का योगफल के प्लस वी अचर होता है। ओके, संपूर्ण पथ एक्स आई से एक्स एफ के लिए के आई प्लस वी ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू के एफ प्लस वी ऑफ एक्स एफ। तो यह राशि के प्लस वी ऑफ एक्स निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिलाकर जो ऊर्जा मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम, यांत्रिक ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के और स्थितिज ऊर्जा वी ऑफ एक्स एक स्थिति दूसरी स्थिति तक परिवर्तित हो सकती है, परंतु इनका योगफल अचर है। तो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य केवल सिरे के बिंदुओं पर ही निर्भर करता है। जो कार्य होता है वो केवल उनके प्रारंभिक स्थान और उसके अंतिम स्थान दोनों पर ही निर्भर करता है। इसीलिए जो कार्य होता है W इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई, यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस आई मीन्स प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स आई, यानी कि जो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा माइनस उसकी अंतिम स्थितिज ऊर्जा। ओके, तो ये जो इक्वेशन मिलता है उससे हम कई सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है यदि उस पर कार्य करने वाले बल संरक्षी बल होते हैं, या जो बल होगा, जो बल हम लगाते हैं वो संरक्षी बल होता है। तो चित्र 6.5H ऊंचाई की किसी चट्टान से गिराई m द्रव्यमान की गेंद का चित्रण है। तो चित्र 6.5 में क्या है, एक h जितनी ऊंचाई से एक गेंद को हम फेंकते हैं तो क्या होगा, तो m द्रव्यमान वाली गेंद की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतर होती है। तो यह h ऊंचाई पे जो स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, 0 होती है। उसके बाद जो बीच में जो v
VH जितनी होती है, उसके बाद जो लास्ट में जो पृथ्वी पर आते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, VF जितनी होगी। ओके, तो यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में रूपांतर होती है। तो गेंद की निर्देशित ऊंचाई 0, H और H के संगत कुल यांत्रिक ऊर्जाएं E0, बीच में क्या होगा EH, H ऊंचाई पर, और लास्ट में EH जो मैक्सिमम ऊंचाई पे होगा वो EH जितनी होगी। तो जो EH है कैपिटल H वो कितनी होगी, mgh जितनी। और जो बीच में जो H स्मॉल h ऊंचाई है वहाँ पे कितनी होगी यांत्रिक ऊर्जा, mgh प्लस 1/2 VH²। और जो पृथ्वी पर कितनी होगी E0, तो 1/2 mVF² जितनी होगी। तो अचल बल त्रिविमीय निर्भर बल Fx का एक विशेष उदाहरण अतः यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है। तो EH इज इक्वल टू E0 होगा। ओके, उसके बाद mgh, EH इज इक्वल टू कितना होगा, mgh इज इक्वल टू 1/2 mVF²। तो VF कितना होगा, √2gh, यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो पृथ्वी पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी उसकी √2gh जितनी। तो उपरोक्त परिणाम मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के वेग के लिए प्राप्त किया जाता है। इससे अतिरिक्त EH इज इक्वल टू EH हम लिखते हैं तो VH² क्या होगा, 2g ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस H जितना। तो H ऊंचाई पर पिंड की ऊर्जा केवल स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ H ऊंचाई पर आंशिक रूप से गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो जब गेंद हम ऊपर से फेंकते हैं तो यहाँ जो हाईएस्ट जो स्थान होता है H ऊंचाई, उसको कैपिटल H बोलते हैं, जहाँ से हम गेंद को नीचे फेंकते हैं। यहाँ पे जो स्थान है वो कैपिटल H जितनी ऊंचाई है, तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 0। ओके, और जब जैसे जैसे वो नीचे गिरती है तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका जो रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है। यहाँ स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ओके, तो ये था यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। तो ये गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, इन तीनों ऊर्जाओं को हमने उसके इक्वेशन देखे और उससे हम उदाहरण 6.7 जो मोस्ट IMP उदाहरण है वो देखेंगे। तो M द्रव्यमान का एक गोलक है यहाँ पे, तो उसकी गोलक L लंबाई की हल्की डोरी से लटका हुआ है। इसको यहाँ पे L जितनी दूरी है L लंबाई की उससे लटकाया गया है। यहाँ पे M द्रव्यमान का एक गोला दिया गया है। तो उसको हल्की दूरी से लटकाया हुआ है। इसके निम्नतम बिंदु A पर क्षैतिज वेग V0 इस प्रकार लगाया जाता है कि यह ऊर्ध्वतल में अर्धवर्तुलाकार प्रक्षेप पथ को इस प्रकार तय करता है कि डोरी केवल उच्चतम बिंदु C पर ढीली हो जाती है। यहाँ पे जो गोलक है M द्रव्यमान का, यहाँ L दूरी से लटकाया गया है, फिर इसको ऐसे अर्धवर्तुलाकार आकार में घुमाया जाता है। तो जब C बिंदु तक पहुँचता है गेंद, तो जो दूरी है वो ढीली हो जाती है। तो निम्न राशियों के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। A में क्या है, V0 हमें फाइंड करना है। ओके, यानी कि जो A स्थान है उस पर जो वेग कितना है वो फाइंड करना है। B में क्या है, बिंदुओं B तथा C पर गोलक की चाल। जो बिंदु B है और C है उन दोनों पे गोलक की चाल।
उसके बाद बिंदु बी तथा सी पर गतिज ऊर्जाओं का अनुपात KB/KC और गोलक के बिंदु सी पर पहुंचने के बाद पथ की प्रकृति की टिप्पणी कीजिए। ओके, तो यहाँ गोलक पर लगने वाले 2 बाह्य बल होते हैं। जो गोलक डोरी से लटका हुआ है इसलिए उस पर 2 बल लगते हैं। एक पृथ्वी के कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो कितना होगा mg जितना, क्योंकि m मास है उसका, और g जितना गुरुत्व बल। ओके, और ये डोरी लटकी हुई है इसलिए उस पर तनाव बल भी लगेगा। ओके, बाद गुरुत्व बल और डोरी में तनाव बल। बाद वाला बल जो तनाव बल कोई कार्य नहीं करता है क्योंकि गोलक का विस्थापन डोरी के लंबवत होता है। यहाँ पे जो डोरी ऐसे घूमती है तो जो तनाव बल होता है, जो डोरी के जो यहाँ से यहाँ विस्थापन हुआ उसके लंबवत होता है ऐसे। तो इसके कारण जो तनाव बल होता है वो कोई कार्य करता नहीं है इसमें। अतः गोलक की स्थिति ऊर्जा केवल गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है। तो निकाय की संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा E अचल होगी। हम स्थितिज ऊर्जा निम्नतम बिंदु A पर 0 लेते हैं। ओके, तो अतः बिंदु A पर कितनी होगी, E = 1/2 mv02। ओके, वो क्या होगी, जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो 0 होगी, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी, केवल गति ऊर्जा के कारण होगी, यानी कि गतिज ऊर्जा कितनी होगी 1/2 mv02। तो उस पर जो तनाव बल, जो ए बिंदु पर तनाव बल कितना है TA माइनस गुरुत्वाकर्षण बल mg, तो वो किसके बराबर होगा, न्यूटन के दूसरे नियम से mv02/L जितना। तो यह TA बिंदु A पर डोरी का तनाव बल है। उच्चतम बिंदु C पर डोरी ढीली हो जाती है तो बिंदु C पर डोरी का तनाव बल कितना होगा, जो 0 जितना। यहाँ से डोरी ऐसे पहुँचती है तो जो तनाव बल होगा वो 0 हो जाएगा, यानी C पर तनाव बल 0 हो जाएगा। ओके, अतः बिंदु C पर E = 1/2 mvc² + 2 mgL, यानी कि जो उसकी जो यांत्रिक ऊर्जा है इन दोनों के बराबर होगी, ये गतिज ऊर्जा और ये स्थितिज ऊर्जा। तो mg = mvc²/L C बिंदु पर। तो जहाँ Vc बिंदु C पर गोलक की चाल है। ओके, V जितने चाल से गोलक जो C बिंदु पर पहुँचता है, तो समीकरण 2 से हमें प्राप्त होगा E = 5/2 mgL। तो बिंदु A पर ऊर्जा के व्यंजक के बराबर रखने पर 5/2 mgL = m/2 v02 अथवा v0 = √5gL। तो A बिंदु पर जो गोलक की चाल कितनी होगी, 5gL जितनी। ओके, तो समीकरण 3 से यह स्पष्ट है कि C बिंदु पर कितनी होगी, √GL जितनी। ओके, उसके बाद अतः बिंदु B पर ऊर्जा है E = 1/2 mvb² + mgL। ओके, यहाँ पे गतिज ऊर्जा vb होगी और स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, mgL जितनी। ओके, तो इसे बिंदु A पर ऊर्जा के व्यंजक के बराबर रखने पर और एक के परिणाम v02 5gL प्रयोग में लाने पर हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे जो 1/2 mvb² + mgL = 1/2 v02, यानी कि 5/2 mg है। तो vb कितना होगा, √3gL। यहाँ पे हमने A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु तीनों पर जो गोलक की चाल है वो फाइंड कर ली। उसके बाद C बिंदु B
व सी पर गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, KB/KC, यानी कि 1/2 mvb² अपन 1/2 mvc²। हमने VB और VC की वैल्यू निकाल दी है, उन सब का अनुपात करके हमें क्या मिलेगा, 3/1, यानी KB/KC हो कितना होगा, 3/1 जितना। ओके, तो ये था जो गोलक की 3 स्थानों पर उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के कारण उसकी कितनी चाल होगी, यह हम फाइंड कर सकते हैं। इसको हम एक शॉर्ट तरीके से भी इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो उसमें क्या है, एक इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, एक समीकरण, कि किसी भी पॉइंट पे आपको जो गोलक की चाल फाइंड करनी है तो क्या होगा, v² किसी भी पॉइंट, एनी पॉइंट, इज इक्वल टू GL प्लस 2GL कौंस में 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो यह G क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसका मान हम 9.8 यानी या 10 भी ले सकते हैं, और L क्या है, डोरी की लंबाई, और हम उसको गोलक की त्रिज्या भी बोलते हैं। यहाँ पे जो L क्या है, जो त्रिज्या भी बोलते हैं, जो गोलक है पूरा, और डोरी की लंबाई भी है, दोनों सेम है। ओके, और थीटा क्या है, यहाँ पे जो कॉस थीटा लिखा है वो तनाव बल T और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच का कोण। इस जो आकृति है उसमें जो हमें ए पॉइंट पे जो गोलक की चाल फाइंड करनी है, तो यहाँ पे तनाव बल TA और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, mg। तो इन दोनों के बीच का थीटा कितना होगा, 180। ओके, वैसे ही बी बिंदु पर फाइंड करनी है तो कितना होगा, तो तनाव बल यहाँ पे लगेगा, ओके, TB जितना, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है ऐसे नीचे लगेगा, तो इन दोनों के बीच का थीटा कितना होगा, 90। वैसे ही सी बिंदु पर तो वो कितना होगा, यह तनाव बल नीचे की ओर होगा और गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की ओर होगा, तो इन दोनों के बीच का थीटा 0। ओके, तो ऐसे ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु तीनों के जो तनाव बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच का थीटा पहले हमको ज्ञात होना चाहिए। तो VA² क्या होगा, GL प्लस 2GL 1 माइनस कॉस 180। तो ए बिंदु पर जो तनाव बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच का कोण कितना था, 180 था, यानी कि GL प्लस 2GL 1 माइनस कॉस 180 कितना होगा, -1। तो VA² कितना होगा, 5GL जितना, तो VA कितना होगा, √5GL। उसके बाद बी बिंदु पर ऊर्जा कितनी होगी, GL प्लस 2GL 1 माइनस कॉस 90। तो थीटा कितना होगा यहाँ पे, 90 जितना, तो 3GL। तो VB कितना होगा, √3GL। और सी बिंदु पर ऊर्जा कितनी होगी, VC²। तो GL प्लस 2GL 1 माइनस कॉस 0, यहाँ पे थीटा कितना था, 0। तो VC² इज इक्वल टू GL, यानी कि VC इज इक्वल टू √GL। तो जो हमने यहाँ पे VA कितना निकाला था, VA यानी V0 यानी √5GL, तो यहाँ पे भी √5GL मिला। VB कितना मिला था, √3GL, तो यहाँ पे भी √3GL मिला। और VC कितना मिला था, √GL, तो यहाँ पे भी √GL मिला। ओके, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ये इक्वेशन जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।